नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपना अभ्यास कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं हमारा हिंदी का कार्यपत्रक 43, जो कि पुनरावृत्ति कार्यपत्रक है, यानी कि व्याकरण से संबंधित सभी टॉपिक हम हल कर चुके हैं, समझ चुके हैं और उन्हीं पर आधारित कुछ प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, जो कि आपको मिला है 3 नवंबर 2021 को। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। बच्चों, आप जान चुके हैं कि शब्द को जब हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वो शब्द ना कहलाकर पद कहलाता है, अर्थात वाक्यों में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। पद परिचय से हमारा तात्पर्य है वाक्य में प्रयुक्त शब्द का परिचय देना। जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति अपना परिचय देता है, वैसे ही जब हम शब्द को वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो शब्द व्याकरणिक नियमों में बंध जाता है और व्याकरण के हिसाब से हमें उसका क्या देना होता है, परिचय, अर्थात उनकी स्थिति बताना, उनका लिंग, उनका वचन, उनके कारक तथा अन्य पदों से संबंध बताना ही क्या कहलाता है, पद परिचय कहलाता है। बच्चों, आप जान चुके हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया होती है, एक ही उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है, उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। जहां 2 या 2 से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक योजक शब्द की सहायता से जुड़े होते हैं, उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। और संयुक्त वाक्य में दोनों उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं। जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से होती है जिनमें एक उपवाक्य प्रधान होता है और दूसरे को हम गौण या आश्रित उपवाक्य कहते हैं, उन्हें हम मिश्र वाक्य कहते हैं। आइए अब हम पद परिचय और रचना के आधार पर वाक्यों का अभ्यास करें। तो इस कार्यपत्रक में आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जो कि पद परिचय से संबंधित हैं और साथ में रचना के आधार पर वाक्यों के भेद से संबंधित हैं। आइए इनका हम अभ्यास कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मैं पत्र लिखता हूँ। वाक्य में रेखांकित पद का पद परिचय देना है। तो मैं के नीचे रेखांकित किया गया है, यानी कि मैं का हमने व्याकरणिक दृष्टि से पद परिचय बताना है। तो मैं जो शब्द है हमारा वाक्य में प्रयोग हो गया है तो पद बन गया है। और ये जो हमारा पद है क्या है, व्याकरण की दृष्टि में ये क्या है, सर्वनाम है। और सर्वनाम के भी आगे मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं, जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम की बात हो रही है, किसी व्यक्ति की पुरुष की बात होती है तो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी आगे चलकर 3 भेद होते हैं। तो मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें, ये शब्द क्या होते हैं, आपके उत्तम पुरुषवाचक होते हैं। तो म हमारा सर्वनाम है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं एक वचन है, एक व्यक्ति की बात हो रही है। और मैं पत्र लिखता हूँ, तो यानी कि लिखता हूँ क्रिया से स्पष्ट है कि ये हमारा पुल्लिंग है। और साथ में कर्ता कारक है, क्योंकि पत्र को लिखने का कार्य कौन कर रहा है, कर्ता, यानी कि मैं कर रहा है। आइए देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो सबसे पहले विकल्प में सर्वनाम ठीक है, मध्यम पुरुषवाचक तो नहीं है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरे में सर्वनाम ठीक है, उत्तम पुरुष ठीक है, बहुवचन तो नहीं है क्योंकि ये एक वचन है, तो यहाँ से ये हमारा यहाँ से भी गलत हो जाता है दूसरा विकल्प। आगे है संज्ञा, संज्ञा तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये विकल्प भी हमारा गलत है। और डी विकल्प में है सर्वनाम, उत्तम पुरुष, एक वचन, पुल्लिंग और कर्म कारक, तो कर्म कारक तो नहीं है। मैं पत्र लिखता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या है, कर्ता, तो यहाँ पर फिर से टाइपिंग एरर है, यहाँ पर मिसप्रिंट आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर कर्म कारक के स्थान पर क्या आ जाता है, कर्ता कारक, तो ये डी विकल्प हमारा सही हो जाता है। और अगर बी विकल्प में बहुवचन के स्थान पर एक वचन लिख देते हैं तो बी विकल्प भी सही हो जाता है। तो फिलहाल तो यहाँ पर कोई भी विकल्प सही नहीं है, हम किसी के साथ भी नहीं जाएंगे क्योंकि फिर से यहाँ पर टाइपिंग एरर है। लेकिन हम समझ गए हैं इसका पद परिचय हमें कैसे देना है। सर्वनाम है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, एक वचन की बात हो रही है, पुल्लिंग है और साथ में कर्ता कारक है। पत्र को लिखने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है, मैं के द्वारा, यानी कि कर्ता के द्वारा। मैं यहाँ पर कर्ता कारक है और पत्र यहाँ पर कर्म है। तो यहाँ पर सबसे सही विकल्प कोई भी नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं, बी विकल्प में बहुवचन के स्थान पर एक वचन लिख देते हैं तो ये भी सही हो जाता है। और डी विकल्प में अगर कर्म कारक के स्थान पर कर्ता कारक लिख देते हैं तो ये भी सही हो जाता है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। राम ने रावण को मारा, तो रेखांकित पद हमारा राम है और राम का ही हमें पद परिचय देना है। तो राम किसी विशेष व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। साथ में एक वचन है, एक व्यक्ति की बात हो रही है, साथ में पुल्लिंग है। और राम ने रावण को मारा, यानी कि मारने का कार्य किसने किया है, राम ने, तो क्या है, कर्ता कारक है। आइए विकल्प देख लेते हैं। संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा बिल्कुल सही, बहुवचन तो नहीं है, तो इसके साथ साथ ये विकल्प क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरे विकल्प में संज्ञा ठीक है,
व्यक्तिवाचक संज्ञा ठीक है, एक वचन बिल्कुल सही, पुल्लिंग बिल्कुल सही और कर्ता कारक बिल्कुल सही। तो सारे के सारे जो बिंदु है बी विकल्प में हमारे क्या है, सही हैं। तो हम बी विकल्प के साथ जाने वाले हैं, लेकिन बाकी के विकल्प भी हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर सर्वनाम तो बिल्कुल ही गलत है, इसको भी हम क्या कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे। संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग और कर्म कारक, तो कर्म कारक के हिसाब से यानी कि ये विकल्प भी हमारा क्या हो जाता है, गलत, क्योंकि राम यहाँ पर क्या है, कर्ता कारक। आगे आपसे पूछा गया है मैं कलम से लिखता हूँ और कलम के नीचे रेखांकित किया गया है, यानी कि इसी का हमें पद परिचय देना है। तो कलम यानी कि किसी वस्तु का नाम है और वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब कलम तो कोई भी हो सकती है, कोई विशेष कलम का नाम तो यहाँ पर है नहीं, तो हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। एक कलम की बात हो रही है और कलम अपने आप में क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। और कलम से लिखता हूँ तो से विभक्ति की सहायता से हम पहचान कर सकते हैं, ये हमारा क्या है, करण कारक। आइए विकल्प देख लेते हैं। संज्ञा व्यक्तिवाचक तो नहीं है, विशेष कलम की बात नहीं हुई है, इस विकल्प को हम हटा देंगे। संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बिल्कुल सही है, एक वचन बिल्कुल सही है, स्त्रीलिंग बिल्कुल सही है और साथ में कर्ण कारक बिल्कुल सही है। तो सारे बिंदु बी विकल्प में सही दिए गए हैं। तो हम किसके साथ जाने वाले हैं, बी विकल्प के साथ जाने वाले हैं। यही विकल्प हमारा क्या हो जाता है, सही। बाकी विकल्प देख लेते हैं। संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बहुवचन नहीं है, क्योंकि एक ही कलम की बात हुई है, तो ये भी गलत हो जाता है। सर्वनाम जातिवाचक संज्ञा, तो सर्वनाम तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, तो इस विकल्प को भी हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। बी विकल्प सबसे सही है। आगे बढ़ जाते हैं। पेड़ों से पत्ते गिरने लगे, पेड़ों से के नीचे रेखांकित किया गया है, यानी इसी का हमें पद परिचय देना है। तो पेड़ों से, पेड़ हमारा क्या है, यहाँ पर किसी का नाम है और नाम है तो संज्ञा है, और पेड़ तो कोई भी हो सकता है, पूरी पेड़ जाति से संबंधित है तो जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। और पेड़ों से यानी कि बहुत सारे पेड़ है तो बहुवचन है, और पेड़ अपने आप में क्या होता है, पुल्लिंग होता है। और पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ों से पत्ते गिरते हैं तो पत्ते पेड़ों से अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पर करण कारक नहीं होगा बल्कि अपादान कारक होगा। आइए देखते हैं कौन कौन से विकल्प हैं। संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बहुवचन पुल्लिंग, सारे ही बिंदु सही हैं, लेकिन फिर भी बाकी के विकल्प भी हम देख लेते हैं। संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बहुवचन स्त्रीलिंग करण कारक, तो करण कारक नहीं है, अपादान कारक है, इस विकल्प को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। आगे है संज्ञा जातिवाचक संज्ञा एक वचन नहीं है, इसको भी हम हटा देंगे। संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बहुवचन पुल्लिंग और साथ में अपादान कारक, तो ये सबसे सही विकल्प है। यहाँ पर डी विकल्प सबसे सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विकल्प ए और विकल्प डी में चार बिंदु बिल्कुल एक जैसे हैं, सिर्फ अपादान कारक को यहाँ पर अतिरिक्त रूप से लिखा गया है। अगर इसी तरह के विकल्प फाइनल परीक्षा में आते हैं तो यहाँ पर सबसे सही विकल्प के साथ हम जाएंगे। पहला विकल्प भी सही है, हम उसे गलत नहीं कहेंगे, लेकिन डी विकल्प में अपादान कारक भी लिखा है, तो सबसे सही विकल्प हमारा यहाँ पर कौन सा हो जाता है, डी हो जाता है। अगर यहाँ पर ये जो विकल्प है डी विकल्प यहाँ पर गलत होता तो हम किसके साथ जाते, ए विकल्प के साथ जाते, क्योंकि अपादान कारक के साथ यहाँ पर और विस्तृत पद परिचय दिया गया है। बाकी के विकल्प ए विकल्प में और डी विकल्प में दोनों में क्या है, समान है। तो कैसी भी स्थिति हमारे पास आए, हमें चारों विकल्प में से सबसे सही विकल्प का चुनाव करना है। आगे आपसे पूछा गया है वाह क्या गोल दागा है। वाक्य में रेखांकित पद का परिचय है, तो यहाँ पर रेखांकित नहीं किया गया है गलती से, तो हम खुद से कर लेते हैं। वाह के नीचे क्या है, रेखांकित है, और इसी के हिसाब से यहाँ पर विकल्प भी दिए गए हैं। तो वाह हमारा क्या है, पीछे आप विस्मयादि बोधक चिन्ह भी देख सकते हैं, ये हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। और इसी आधार पर ये जो हमारा है अव्यय पद है, विस्मयादि बोधक है, और यहाँ से किस तरह का भाव प्रकट हो रहा है, खुशी का भाव प्रकट हो रहा है, वाह क्या गोल दागा है। तो हर्ष बोधक हमारा क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है। आइए विकल्प देख लेते हैं। अव्यय बिल्कुल सही है, विस्मयादि बोधक बिल्कुल सही है, हर्ष यानी कि खुशी, खुशी को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया है, तो सारे विकल्प यहाँ पर सही है। तो ये हमारा सबसे सही विकल्प है, लेकिन फिर भी बाकी के विकल्प हम देख लेते हैं, कहीं कोई मिसप्रिंट तो नहीं है। क्रिया विशेषण बिल्कुल भी नहीं, यहीं से हम इसको हटा देंगे। अव्यय विस्मयादि बोधक शोक बोधक, दुख के भाव तो यहाँ पर नहीं है, इसको हम यहाँ से हटा देंगे। और सर्वनाम तो ये बिल्कुल भी नहीं है, तो सबसे सही विकल्प कौन सा है, ए विकल्प सबसे सही है। अव्यय या अविकारी पद है, विस्मयादि बोधक है और हर्ष बोधक है। तो ये कुल हमारे 5 प्रश्न दिए गए थे जो कि पद परिचय से संबंधित थे, और आगे के जो 5 प्रश्न हैं वो हमारे दूसरे टॉपिक यानी कि रचना के आधार पर वाक्य भेद से हैं। आइए इनको भी देख लेते हैं।
बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। तो एक ही हमारी समापिका क्रिया है, एक ही उद्देश्य और विधेय है, यानी कि इस वाक्य की रचना सरल वाक्य के हिसाब से की गई है। तो ये हमारा कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य। ए विकल्प सही है। बरसात हुई और हम भीगने लगे। बरसात हुई एक उपवाक्य है, हम भीगने लगे दूसरा उपवाक्य है, और की सहायता से समुच्चय बोधक शब्द की सहायता से जुड़े हैं। तो ये हमारा क्या है? संयुक्त वाक्य है। सी विकल्प सही है। शिक्षिका ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। रचना के आधार पर वाक्य का भेद हमें बताना है। तो शिक्षिका ने कहा, ये एक उपवाक्य है, प्रधान उपवाक्य है। कल छुट्टी रहेगी आश्रित उपवाक्य है और की सहायता से जुड़ा है। तो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के ऊपर आश्रित है, यानी कि ये क्या है? आपका मिश्र वाक्य है। सी विकल्प सही है। आगे है, मेरी माँ चाहती है कि मैं अच्छा गायक बनूं। तो मेरी माँ चाहती है कि मैं अच्छा गायक बनूं, उपवाक्य का भेद आपको बताना है। तो ये भी उसी प्रकार का वाक्य है जिस प्रकार का अभी अभी हमने प्रश्न संख्या 8 में देखा है। मेरी माँ चाहती है, ये हमारा प्रधान उपवाक्य है। की सहायता से जुड़ा है। मैं अच्छा गायक बनूं हमारा आश्रित उपवाक्य है, और ये आश्रित उपवाक्य हमारा किस प्रकार का है? संज्ञा आश्रित उपवाक्य। तो ए विकल्प सही है। किस प्रकार का है ये हमारा? संज्ञा आश्रित उपवाक्य। ए विकल्प सही है। मैं जानती हूँ कि बारिश होने वाली है। तो ये भी हमारा उसी प्रकार का वाक्य है जैसा 8 में और 9 में और प्रश्न संख्या 10 में, तीनों एक ही प्रकार के वाक्य हैं। तो मैं जानती हूँ ये हमारा प्रधान उपवाक्य है, की सहायता से जुड़ा है। और ज़्यादातर जो हमारे मिश्र वाक्य होते हैं जो की सहायता से जुड़े होते हैं, वहाँ पर जो आश्रित उपवाक्य होता है वो किस प्रकार का होता है? संज्ञा आश्रित उपवाक्य। तो बारिश होने वाली है, ये हमारा आश्रित उपवाक्य, और इसका भेद बताना है। तो ये भी कौन सा है? संज्ञा आश्रित उपवाक्य। तो यहाँ पर बी विकल्प सही है। ये कुल हमारे 10 प्रश्न पूछे गए थे यहाँ पर, जो कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद से और पद परिचय से संबंधित दिए गए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा में भी इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। आप इनका अच्छे से अभ्यास कर लीजिएगा, और आगामी जो परीक्षा आने वाली है, जितना आप अभ्यास करेंगे उतनी ही आसानी से इन प्रश्नों को आप अच्छे से हल कर पाएंगे और पूरे अंक ले पाएंगे। हमने यहाँ पर देखा कुछ विकल्प में यहाँ पर गलतियाँ भी हैं, लिखने में गलतियाँ की गई हैं। तो हमें सही के साथ जाना है। जो गलतियाँ हैं उनको हम यहाँ से अवॉइड कर देंगे और सिर्फ सही जानकारी के साथ हमें जाना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर अभ्यास करते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।